हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट 2026 के अंतर्गत सीडीपी की 5वीं क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देर के शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के अपनी पहले प्रश्न को। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपसे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा है। सही नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे, यानी कि 3 सही होगा, कोई एक ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए है सीखने का उद्दीपक किस अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थर्नडाइक ने। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर ने। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने। और सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल ने। तो देखिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? ऑप्शन डी क्या है? रॉन्ग है। सीखने का समग्र सिद्धांत यह किसका है? हॉल का नहीं है। बल्कि देखिए, सीखने का समग्र सिद्धांत हॉल का नहीं, बल्कि हॉल ने क्या दिया है? प्रबलन का सिद्धांत। क्या दिया है? प्रबलन का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, हॉल ने, याद रखिएगा। बात करें सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थर्नडाइक महोदय ने दिया हुआ है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत B.F. स्किनर का है, बिल्कुल राइट है। और सीखने का क्लासिकल थियरी किसका है? पावलव का है। ठीक है, पढ़ते हैं आगे, देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? यानी कि इनमें से कौन है जो सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस और वुडवर्थ। तो सुजनन शास्त्र का पिता किसे कहते हैं? ऑप्शन बी राइट आंसर है, गाल्टन को। किसे कहते हैं? गाल्टन महोदय को सुजनन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, सुजनन शास्त्र में मानव के आनुवांशिक गुणों में सुधार से संबंधित, किसमें? जो मानव का आनुवांशिक गुण होता है उसमें सुधार की बात करते हैं सुजनन शास्त्र में। कौन? गाल्टन महोदय। तीसरा प्रश्न है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह, कि कह रहा है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने किया हुआ है? देखिए, किसने किया हुआ है यह, देख लेते हैं। ऑप्शन क्रैस्मर है। ऑप्शन हमारा देखिए कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, कैनन। कौन सा हो जाएगा? कैनन ने दिया हुआ है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? कैनन ने। लेकिन वही एक नाम आता है क्रैस्मर का। इसने किसके आधार पर क्रैस्मर ने किया हुआ है? क्योंकि क्रैस्मर को हर जगह पूछा जाता है, ना सिर्फ यूपी टेट में, बल्कि यह यूजीसी नेट तक फेमस है ये क्रैस्मर। तो क्रैस्मर ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किया है। ग्रंथि के आधार पर कैनन ने, बट क्रैस्मर ने किस आधार पर? शारीरिक आधार पर, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है यह। चौथा प्रश्न हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो किसने कहा कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है? कोल व ब्रुक्स का, ड्रेवहल का, ड्यूहॉन का, या फिर क्रो एंड क्रो का? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, क्रो एंड क्रो का यह कथन है। ठीक है, जितने कथन हैं, जितनी परिभाषाएं हैं, जो भी स्टेटमेंट जिस भी मनोवैज्ञानिक ने दिया है, उसकी क्लास बहुत ही जल्द लगाने वाली हूँ मैं, ताकि आपको सारी डिफिनीशंस हैं, जो कथन है, वो एक जगह मिल जाए। याद रखिएगा कीवर्ड कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एंड क्रो ने कहा हुआ है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में विद्रोह की भावना बच्चों में ज़्यादा आती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों में तो कंफ्यूज डेफिनेटली हो जाएंगे। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जहाँ पे बच्चों में विद्रोह की भावना आती है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, पूर्व किशोरावस्था। कौन सी अवस्था है? किशोर एडोलसेंस तो है, बट उसमें भी प्री एडोलसेंस है, जो पूर्व किशोरावस्था है उसमें, यानी कि 10 से 14 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की एज क्या होती है? 10 से 14 वर्ष होती है, और इसमें बच्चा जो है विद्रोही होता है। अच्छा, जब इसमें स्टेनली हॉल ने एक स्टेटमेंट जो दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनली हॉल का, कि स्टेनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था क्या है? तनाव तूफान की अवस्था है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है, यानी कि कोई उन्नति ही नहीं, कोई
उसमें प्रोग्रेस ही नहीं है, तो वह क्या कहलाएगा? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान, तो वह क्या कहलाएगा? सीखने का पठार। भाई कोई भी बच्चे को सिखाया जा रहा है बट उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या होगा? सीखने का पठार होगा। 7वां प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, इसमें से इंपॉर्टेंट है, बुद्धि लब्धि का सूत्र आपसे पूछा है, तो क्या मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, वास्तविक आय गुणे मानसिक आय, या मानसिक आय गुणे वास्तविक आय, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, तो क्या होगा? मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। बुद्धि लब्धि यानी कि MA अपॉन जो CA होता है इंटू 100 इंटू में रहेगा ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो प्रयास भूल का सिद्धांत कोहलर ने, पावलव ने, थॉर्नडाइक ने या गेस्टाल्ट मनोविज्ञानियों ने? सीखने में प्रयास भूल का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। थॉर्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं भूल या इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं, तो एक नॉर्मल सा प्रश्न पूछा है कि सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों का जोड़ा जो होता है, पेयर होता है, वो कितने का होता है? 22 का, 23 का, 24 का, या उपरोक्त से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों का जोड़ा कितने का होता है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है 23 का। किसका होता है? 23 का, यानी कि 23 इंटू अगर 2 कर दें तो कितने हमारे गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोनों टर्म को। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कि किसने दिया है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? स्टेनली हॉल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने या फिर स्किनर ने? तो बात स्किनर भी, कौन सा स्किनर? देखिए 2 स्किनर दिए हुए हैं आप में, तो आप याद रखिएगा ये BF स्किनर हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया हुआ है B स्किनर ने। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो इनमें से कोहलर किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या अधिगम के सिद्धांत से? तो कोहलर किससे संबंधित है? अधिगम यानी कि लर्निंग के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा क्या है? राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादक कौन थे? यानी कि किसने तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि को दिया हुआ है? कैटल ने, थॉर्नडाइक ने, वर्नर ने या फिर BF स्किनर ने? तो बात करें तरल और क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिपादक किसे कहा जाता है? कैटल महोदय को। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। देखते हैं 13वां प्रश्न, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ का, अनुप्रयोग का या फिर सृजनात्मकता का, समस्या समाधान का? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, सृजनात्मकता का। ठीक है, किसके लिए? सृजनात्मकता के लिए। देखिए सृजनात्मकता से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर किसी बच्चे का जो है बुद्धि लब्धि बहुत ही हाई है ले, तो क्या उसमें ज़रूरी है कि उसमें सृजनात्मकता भी हाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर बुद्धि लब्धि हाई है तो बच्चे में सृजनात्मकता भी हाई होगी, वो ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि गोलमैन किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा क्या है? राइट आंसर है, संवेगात्मक बुद्धि किसका है? गोलमैन महोदय ने दिया हुआ है। 15वां प्रश्न है, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? यानी कि 3 एक तरह से होंगे लेकिन एक जो है भिन्न होगा, डिफरेंस होगा, तो कौन जो है शेष से भिन्न है? देखते हैं। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत या सामान्यीकरण का सिद्धांत? इनमें से अलग कौन सा है? ऑप्शन सी राइट आंसर है, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत या डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप सबके लिए। कह रहे संज्ञानात्मक कॉग्निटिव जो संप्राप्ति होती है उसका न्यूनतम स्तर क्या होता है? तो देख लेते हैं। ज्ञान,
बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, और विश्लेषण के बाद से क्या आता है, संश्लेषण आता है। ठीक है, और यह क्या है, ब्लूम की टैक्सोनॉमी है। तो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का यानी संज्ञानात्मक जो कॉग्निशन डेवलपमेंट हमारा होता है उसमें सबसे पहला स्टेज क्या आता है, तो ज्ञान आता है। क्या आता है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, ज्ञान आता है। देखिए मैंने यहाँ पे दे दिया है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ब्लूम की टैक्सोनॉमी देखिए क्या है, सबसे पहले ये क्रम पूछ लेता है, क्रम याद रखिएगा, सीक्वेंस या क्रम बहुत ज़रूरी है। पहले क्या आता है, तो सबसे पहले क्या आता है, ज्ञान, यहाँ पे दिया है ज्ञान, फिर बोध। पहले क्या होता है, ज्ञान, ज्ञान का बोध होता है, उस बोध को आप क्या अनुप्रयोग करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, तब जाके मूल्यांकन, अंतिम में एवोल्यूशन आता है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में सबसे अंतिम क्या में क्या आता है, तो एवोल्यूशन आता है, मूल्यांकन आता है। सबसे पहले पूछ लिया है, न्यूनतम स्तर पूछ लिया है ज्ञान, तो अंतिम भी पूछा जा सकता है। इस अंतिम क्या होता है, एवोल्यूशन या मूल्यांकन होता है। 17वां प्रश्न, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा, किस चीज़ का उदाहरण होगा, बच्चा पहले क्या है, साइकिल चलाना सीख गया, अब साइकिल चलाने के बाद से वो अब क्या मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो अब यह कैसा हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल अधिगम लर्निंग होगा। हॉरिजेंटल का मतलब कि कोई चेंज नहीं, वर्टिकल का मतलब है कि चेंज है, कि बच्चा साइकिल से अब मोटरसाइकिल सीख रहा है, तो मतलब चेंज है, उसमें डेवलपमेंट है, सुधार है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि क्या है, क्षैतिज अधिगम। क्षैतिज अधिगम का मतलब बच्चे में कोई चेंज ही नहीं हुआ है, अगर साइकिल चलाना सीखा है तो मोटरसाइकिल नहीं सीख सकता है। लेकिन ऊर्ध्व अधिगम, ऊर्ध्व अधिगम का मतलब होता है वर्टिकल लर्निंग, यानी कि सबसे बढ़िया ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, कि बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा और उससे मोटिवेट होकर उसने मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया, यानी कि क्या हुआ, डेवलपमेंट या वृद्धि की तरफ बढ़ा वो। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है। 18वां प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, तो अधिगम के पठार का इनमें से कारण कौन सा नहीं है वो पूछा हुआ है। देखिए, प्रेरणा की सीमा, विद्यालयों का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। तो देखिए, अधिगम का पठार में विद्यालय का असहयोग से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 19वां प्रश्न है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि अधिगम क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप जब व्यवहार में परिवर्तन आता है वही अधिगम है। यह किसने कहा हुआ है, यह कहा हुआ है गेट्स व अन्य ने, मॉर्गन व गिलैंड ने, स्किनर ने या कॉनबैक ने। तो किसने कहा, ऑप्शन ए ने, ए है सही हमारा, गेट्स व अन्य ने कहा है कि अधिगम क्या है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोटेशन है, परिभाषा है, याद रखिएगा। 20वां प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, कब आया था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, 1905 में। किसके लिए आया था, आपसे यह प्रश्न में पूछा गया है, व्यक्तित्व के लिए, पढ़ने की दक्षता के लिए, बुद्धि के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 1905 में आया था, ऑप्शन सी राइट आंसर है, बुद्धि परीक्षण के लिए। किसके लिए, बुद्धि परीक्षण के लिए आया था स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, अब बात करें कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण जो है कितने कारकों पर आधारित था, याद रखिएगा 5 कारकों पर आधारित था। इसने कहा कि फ्लूइड रीजनिंग की बात की, नॉलेज की बात किया, उसके बाद से इसने क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात की है, फ्लूइड रीजनिंग, नॉलेज, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, विजुअल, स्पाइटल प्रोसेसिंग, वर्किंग मेमोरी यानी कि कार्य स्मृति, इन सब की मापन की बात किया है किसने, बिने, स्टैनफोर्ड बिने ने। 21वां प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, यानी कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व और यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात किसने की है, तो फ्रॉयड ने, युंग ने, मन ने या अल्पोर्ट ने। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस सेट में दूसरी बार आ चुका है, युंग महोदय ने किया है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की बात युंग महोदय ने किया हुआ है। 22वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, यानी कि बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो देखते हैं, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। ठीक है, 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है, शारीरिक विकास का इसमें से कौन सा मेजर या प्रमुख नियम है, मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुत विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो कौन सा हमारा राइट आंसर होगा, बच्चों के शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है, ऑप्शन सी राइट आंसर है,
द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि तेजी से जो विकास होता है, द्रुतगामी मतलब तेजी से भी होने वाला विकास। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो कह रहे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसमें से कह रहे हैं कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। यह सीखने का, किसका है? विकास का नहीं, डेवलपमेंट का नहीं, बल्कि किसका है? सीखने का सिद्धांत है। किसका है? सीखने का सिद्धांत है। देखिए कितना सूक्ष्म अंतर है इसमें कि निरंतर विकास का सिद्धांत ये विकास का है, परस्पर संबंध का सिद्धांत विकास के सिद्धांत से, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी विकास के सिद्धांत से संबंधित है, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये किससे है? सीखने का सिद्धांत है। देखिए छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इनके माध्यम से आप पढ़ाई करेंगे और इन दोनों में डिफरेंस जानेंगे तो क्वेश्चन डेफिनेटली आप सही करके आएंगे। ठीक है। 25वां प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह किसने परिभाषा दी है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं? गैसल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस और हॉलैंड ने। तो किसने? हरलॉक ने दिया हुआ है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? देखिए हमारा पहला प्रैक्टिस सेट आया तब से मैं बता रही हूँ कि किसने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों को दिया हुआ है। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसने दिया है, ड्रेवर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार में या 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की है? ऑप्शन बी राइट आंसर है, मैकडूगल ने किया हुआ है। किसने? मैकडूगल ने 14 टाइप की क्या बताई हैं? मूल प्रवृत्तियों को बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। 27वां प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अटेंशन की बात करें, अवधान की बात करें। अवधान क्या है? अटेंशन क्या है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण। इसको समझ लीजिए कि भाई आपको ना तो यहाँ पे अभी सुपर टेट दिखाई दे रहा है, ना तो आपको सी टेट दिखाई दे रहा है, ना ही आपको जीआईसी, जीडीसी और ना ही पीसीएस वगैरह का एग्जाम दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? एक चेतना का केंद्रीकरण अवधान, मतलब आपको सिर्फ एक वस्तु, एक चीज़ दिखाई दे रहा है। यूपी टेट 2026 ये क्वालिफाई करना। आप सिर्फ एक ही जगह आपकी चेतना का क्या हो गया है? केंद्रीकरण हो गया है। यही कह रहा है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान। यह कथन किसने दिया हुआ है? डम्बिल ने दिया हुआ है। रॉस का है, मन का है, मैकडूगल का है? तो डम्बिल महोदय का है। कितना सटीक और बढ़िया परिभाषा डम्बिल महोदय ने दिया हुआ है। मैकडूगल ने क्या दिया है? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात किसने की है? मैकडूगल ने किया हुआ है। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं? देखिए सीखने के मुख्य नियम की बात कर रहा है, गॉड नियम की बात नहीं कर रहा। तो देखिए सीखने के मुख्य नियम में कौन सा नियम? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। देखिए तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों सीखने के क्या है? मुख्य नियम है। लेकिन और किसने दिया था ये? थॉर्नडाइक ने। सीखने के मुख्य नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। उसमें तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव का नियम। लेकिन बहुअनुक्रिया का नियम यह क्या है? थॉर्नडाइक महोदय का ही है, लेकिन ये गॉड नियम है। क्या है? सीखने का गॉड नियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 आज का 29वां प्रश्न जो कि सेकेंड लास्ट है। 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो कौन सा प्रतिपादन किया था एस जलोटा ने? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो एस जलोटा ने क्या दिया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आज का अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्णन या फिर स्टोन? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और स्पीयरमैन ने 2 कारक बताए बुद्धि के, 2 द्विकारक मतलब 2 कारक। कौन से? एक जी कारक और एक और कौन सा होता है? एस कारक होता है। याद रखिएगा, जी कारक और एस कारक, ये दो फैक्टर बताए थे किसने? स्पीयरमैन ने। ठीक है, अब कह रहे हैं कि स्पीयरमैन के अनुसार व्यक्तियों का प्रदर्शन जी कारक एवं एस कारक द्वारा निर्धारक होता है। जैसे आप यूपी टेट में आप मान लीजिए हर सब्जेक्ट में जो है 30 क्वेश्चन का है प्राइमरी लेवल पे, स्टडी भी हमारी 30 नंबर की है, संस्कृत 30 नंबर का है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर 30 क्वेश्चन हमारे हिंदी में आ रहे हैं। तो आप
30 आउट ऑफ कितना ला रहे हैं, ये आप कौन तय करेगा? जी और एस कारक तय करेगा। ऐसा किसने कहा है? स्पीयरमैन ने कहा हुआ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।